Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about parliamentary committees, and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view, parliament and its structure. सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पार्लियामेंट्री कमिटीज से रिलेटेड करंट न्यूज़ है क्या। तो देखो, आप सबको पता है कि एग्रीकल्चरल बिल्स, 3 अलग अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिल्स अभी लोकसभा में पास किए गए हैं, जिसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश भर में। अब इन तीनों बिल्स को रखा गया है राज्यसभा के अंदर, और अब राज्यसभा ने कि कई सारे ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं कि ये जो 3 एग्रीकल्चरल बिल्स हैं इनको राज्यसभा के सेलेक्ट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रेफ़र करना चाहिए। राज्यसभा के पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को ये रेफ़र किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको होने नहीं दिया है। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रेफर्ड इट टू द सेलेक्ट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ राज्यसभा। तो ये करंट न्यूज़ बस इतना ही है, लेकिन फिर भी आज हमने ये आर्टिकल पिक किया है। इसमें हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड एक ना एक सवाल ज़रूर आता है। तो अब हम डिटेल में समझेंगे अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना है। देखो, समझते हैं कि आखिर पार्लियामेंट कोई भी बिल को स्क्रूटनाइज कैसे करता है। आई होप आप बिल तो समझते ही हैं। कोई भी लॉ बनाने के लिए पहले जो प्रपोजल रखा जाता है उसको हम कहते हैं बिल। तो बिल रखा जाता है, वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, मान लो पहले लोकसभा में रखा गया तो वहाँ पे डिस्कस होता है, डिबेट होता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, और अगर उसको वहाँ से पास कर दिया गया मेजॉरिटी से तो फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ पे भी उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। अगर वहाँ से भी उसको पास कर दिया गया विथ मेजॉरिटी, देन इट गोज़ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उस पर साइन कर देते हैं तो फिर वो बिल एक्ट बन जाता है, मतलब इट इज़ नाउ रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन जो पार्लियामेंट उसको स्क्रूटनाइज करता है, मतलब एग्जामिन करता है, वो क्या क्या तरीके होते हैं वो ज़रा समझते हैं। पार्लियामेंट के अंदर मैंने पहले ही आपको बताया कि व्हेन अ बिल गोज इनटू द पार्लियामेंट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देयर इज़ अ प्रॉपर डिबेट, और काफ़ी डिटेल में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मान लो लोकसभा में कोई डिबेट चल रहा है एक बिल के ऊपर, फिर मेंबर्स को ऐसा लग सकता है कि इस बिल के ऊपर और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हो रहा हो, या कभी कभार बिल्स होते हैं उनका नेचर काफ़ी टेक्निकल हो जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड बिल है। अब सारे के सारे मेंबर्स को तो वो बात समझ आएगी नहीं ना कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है लोगों के हेल्थ के ऊपर, तो टेक्निकल नेचर के बिल हो जाते हैं कभी कभार। तो ऐसे टाइम में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, देखो 2 कंडीशंस में, एक जनरल बिल डिस्कस हो रहा है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, और मेंबर्स को लगा कि अब वक्त ज़्यादा नहीं है इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए, या फिर मेंबर्स को लगा कि इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इस बिल के अंदर, तो वैसे टाइम में वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या तो लोकसभा के या राज्यसभा के, जहाँ पर भी ये बिल डिस्कस हो रहा है, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को वो बिल रेफ़र कर देते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ देखो होती क्या है। देखो, पार्लियामेंट्री कमिटीज एक स्पेशल लोगों की बॉडी होती है, वो पार्लियामेंट के मेंबर से ही बनी होती है। अब जैसे लोकसभा में मेंबर्स हैं 545, राज्यसभा में 250, उनमें से ही कुछ एक लोगों को ले करके ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनती है। लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के, उनको पता होता है कि इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको टेक्निकलिटीज़ पता होती है, और उन लोगों का 8-10 लोगों की, 15 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी फिर स्टडी करती है उस पर्टिकुलर बिल को। तो ये ऐसे प्रोसेस होता है। जनरली पार्लियामेंट के फ्लोर पे लोकसभा में या राज्यसभा में डिस्कशन होता है, लेकिन अगर टाइम कम पड़ रहा है तो फिर वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रेफ़र कर दिया जाता है, और पार्लियामेंट्री कमिटी इज़ ग्रुप ऑफ सम एक्सपर्ट्स
जो इस बिल को डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और उस पर अपना ओपिनियन फिर वापस से पार्लियामेंट को बताते हैं, और उस ओपिनियन के बेसिस पे, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे पार्लियामेंट फिर से डिस्कशन करता है और वोटिंग करता है, और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो वोटिंग करते हैं, उस बिल को पास करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में ज़रा समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ लोकसभा में राज्यसभा के मेंबर्स से मिल करके बनता है। ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को या तो अपॉइंट किया जाता है, या इलेक्ट किया जाता है, या नॉमिनेट किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरह के पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है, कई सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर। तो कुछ एक पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को अपॉइंट किया जाता है बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कुछ का इलेक्शन होता है और कुछ को नॉमिनेट किया जाता है। और ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का काम ही होता है कि अगर लोकसभा का पार्लियामेंट्री कमेटी है तो वो स्पीकर के डायरेक्शन पे वो काम करता है, और अगर राज्यसभा का पार्लियामेंट्री कमेटी हो तो चेयरमैन उसको जो काम सौंपते हैं वो उस पर काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर चेयरमैन ने उसको सौंप दिया कि इस पर्टिकुलर बिल को आप स्टडी करें, तो पार्लियामेंट्री कमेटी उस बिल को स्टडी करेगी। अब जरा समझते हैं। देखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ दो तरीके की होती हैं पार्लियामेंट के अंदर। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी मतलब वो परमानेंट नेचर की है, वो हमेशा रहती है पार्लियामेंट के अंदर। और एड हॉक कमिटीज़ एक टेम्पोररी नेचर की है, एक पर्टिकुलर अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो उसको कमेटी को बनाया जाता है, और जब वो काम ख़त्म हो गया तो उस कमेटी को वापस से अबैंडन कर दिया जाता है। एज आई टोल्ड यू, एड हॉक कमिटीज़ आर टेम्पोररी एंड सीज टू एग्जिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइंड, जबकि स्टैंडिंग कमिटीज़ आर परमानेंट, वो सालों भर चलती रहती हैं, इनका काम ही ऐसा है। हम देखते हैं आगे स्टैंडिंग कमिटीज़ के अलग अलग टाइप्स देखते हैं। तो देखो, स्टैंडिंग कमेटी के टोटल 6 कैटेगरीज हैं। इनके कैटेगरी के अंदर भी अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, तो टोटल मिला जुला करके बहुत सारी 30 से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो बस 6 कैटेगरी के हैं, 6 टाइप के स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, मतलब परमानेंट कमिटीज़ हैं जो सालों भर रहती हैं। पहला है फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को ये देखता है। इस फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंदर भी 3 सब कमिटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये तीनों सब कमेटी के नाम हमने अलग से इसलिए दे रखे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप जरूर याद रखना, आगे इनका इंपॉर्टेंस भी मैं आपको समझा दूंगा। दूसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। अपने आप में कैटेगरी है, लेकिन इसके अंदर टोटल 24 कमिटीज़ होती हैं, सब कमिटीज़ होती हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ का काम होता है बजट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करना और उस पर एक एक्सपर्ट एडवाइस देना टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उसके अलावा तीसरी कमेटी होती है कमेटी टू इंक्वायर। कमेटी टू इंक्वायर का मैं फिर से मतलब आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। जब वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक कमेटी के अंदर भी बहुत सारी सब कमिटीज़ हैं। कमेटी टू इंक्वायर में कैसा होता है कि मान लो कोई एक बिल पास हो रहा है और वो बिल पे डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो हम एज ए कॉमन सिटीजन हम भी कुछ सजेशन दे सकते हैं। हमारा मान लो कोई एनजीओ है या कोई एक्सपर्ट बॉडी है, तो हम भी कुछ रिटन रिकमेंडेशन, कुछ सजेशंस उस बिल से रिलेटेड जमा कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और ये जो कमेटी टू इंक्वायर होती है वो उन सारे सजेशंस को पढ़ती है, इंक्वायर करती है कि अच्छा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अगर उसको कोई बात सही लगती है तो वो कमेटी फिर उन सारे पॉइंट्स को रेफ़र करती है, सजेस्ट करती है टू द पार्लियामेंट वाइल डिस्कशन ऑफ दैट बिल। दैट इज़ द पर्पस ऑफ कमेटी टू इंक्वायरी। मैंने मोटा मोटा आपको समझाया है। चौथा है कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। देखो, कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल का काम क्या होता है, फिर से मैं ब्रीफली समझा देता हूँ ब्रॉड तरीके से। देखो, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे खड़े होकर के लोकसभा में या राज्यसभा में सरकार बहुत सारे प्रोमिसेस करती है। जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सवाल पूछते हैं उनसे कि आप बताइए ये यहाँ पे इस चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए आप कोरोना के लिए क्या कर रहे हैं, आप बताइए कि जिन लोगों की नौकरी चली गई है बिकॉज ऑफ कोविड उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो सरकार बहुत सारे प्रॉमिस करती है कि हम ऐसा ऐसा स्कीम लेकर के आएंगे। ये जो कमेटी होती है, कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, इसका काम होता है कि सरकार को देखना कि उसने जो प्रॉमिस किए हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फुलफिल कर रही है या नहीं, और अगर वो नहीं करेगी तो अगली बार जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तो ये कमेटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल प्रॉपर रिपोर्ट बना करके पार्लियामेंट के सामने रखती है। उसके अलावा एक कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस। इस कमेटी का छोटा सा सिंपल सा काम होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउस में वो अकॉर्डिंग टू लॉ बुक, रूल बुक ऑफ द पार्लियामेंट हो रही है कि नहीं। देखो, एक प्रॉपर रूल बुक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कब से कब तक 0 आवर होगा, क्वेश्चन आवर होगा, फिर बिल डिस्कस करने का एक तरीका होगा। वो प्रॉपर एक तरीका है पार्लियामेंट के फंक्शनिंग का, और ये कमेटी का काम होता है देखना कि वो प्रॉपर तरीका फॉलो किया जा रहा है या नहीं।
उसके अलावा जो छठी टाइप की कमेटी होती है उसको हम कहते हैं हाउस कीपिंग कमेटी। हाउस कीपिंग कमेटी नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, जो बेसिक फंक्शंस हैं जैसे पार्लियामेंट के अंदर कैंटीन या पार्लियामेंट के जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है जब वो आते हैं दिल्ली में पार्लियामेंट की मीटिंग अटेंड करने को, तो वो सारी चीज़ें देखने का काम हाउस कीपिंग कमेटी को दिया जाता है। सो इस तरह से 6 टोटल ब्रॉड कैटेगरीज हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ की, उनके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियल कमेटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर की जो 3 सब कमेटी हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनका काम जरा डिटेल में समझ लो। देखो, सीएजी तो आप जानते ही होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भारत सरकार को ऑडिट करता है, भारत सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करता है कि भारत सरकार ने जो भी खर्चे किए हैं वो सही तरीके से किए हैं या नहीं। तो सीएजी 3 तरह की रिपोर्ट पब्लिश करता है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका सरल सा मतलब है कि भारत सरकार ने जो जो पैसा निकाला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो प्रॉपर तरीके से निकाला है या नहीं, वो एक प्रॉपर बिल को फॉलो करते हुए निकाला है या नहीं, मनी बिल या फाइनेंस बिल को फॉलो करते हुए निकाला है या नहीं। ये पहले ऑडिट रिपोर्ट में होता है। दूसरा रिपोर्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। ये ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट में सीएजी ये लिख करके सबमिट करती है कि जो भारत सरकार ने जो भी खर्चे किए हैं वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से किए हैं या नहीं, मतलब वाइज तरीके से किए हैं या नहीं। दैट वो सारी बातें होती हैं ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट। अगर आपको याद हो जो 2G रिपोर्ट था सीएजी का, जिसके खिलाफ फिर बहुत ज़्यादा अप्रोर भी हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ देश भर में, वो 2G रिपोर्ट ये इसी टाइप का था, जब सीएजी ने कहा था कि अगर भारत सरकार 2G स्पेक्ट्रम का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे अलोकेशन ना करके अगर उसका प्रॉपर बिडिंग किया होता तो भारत सरकार को 1.76 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा अर्निंग या रेवेन्यू जनरेशन होता। वो इस तरह का रिपोर्ट था कि भारत सरकार ने जो प्रॉपर स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया है वो सही तरीके से नहीं किया है। दैट वाज ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट। तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भारत सरकार ने जो पैसे निकाले हैं वो प्रॉपर एक मनी बिल या फाइनेंस बिल के हिसाब से निकाला है या नहीं। ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, भारत सरकार ने जो भी प्लानिंग की है फाइनेंशियल प्लानिंग वो सही तरीके से की है या नहीं। ये दोनों रिपोर्ट जाती है इस कमेटी को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस दोनों रिपोर्ट को एग्जामिन करती है और उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन पार्लियामेंट के सामने रखती है। इसीलिए कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ बोथ सीएजी एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और ये जो तीसरा रिपोर्ट है ऑडिट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो जो भारत सरकार की कंपनियां हैं पीएसयूज हैं उनकी ऑडिट कर काम भी सीएजी का होता है, और सीएजी इनको ऑडिट करके, जैसे कंपनियां हैं बीएचईएल वगैरह, इन सब का ऑडिट करके फिर सीएजी एक प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है और ये ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करता है दिस कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और फिर ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखता है। तो ये 3 फाइनेंशियल सब कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इनका नाम आप ज़रूर याद रखना। अब देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट यही स्टडी करता है मेनली। और सीएजी की रिपोर्ट देखो इतनी टेक्निकल होती है कि नॉर्मल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को तो समझ आएगा नहीं, तो ये लोग उसको समझते हैं और बाकी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को समझाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड अक्सर सवाल आता रहता है। ये वाला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये जो ये 2 रिपोर्ट स्टडी करता है, तो इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। इसके अंदर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, और इसके अंदर कोई भी मिनिस्टर इसका हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं ये सीएजी ने ऑडिट किया है सरकार का, और उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने का, एनालाइज करने का काम है पीएसी का, तो इसमें मिनिस्टर तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार की ऑडिट करके वापस से सरकार के किसी भी मिनिस्टर को तो रिपोर्ट दी नहीं जा सकती। दैट इज़ वाई मिनिस्टर इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीएसी। कोई भी मिनिस्टर, रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर, वो पीएसी का हिस्सा नहीं हो सकता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकता। और जो चेयरमैन होता है, दैट पोस्ट इज जनरली गिवन टू द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। ये कन्वेंशन है, ये कोई रूल नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, बट इट इज़ अ कन्वेंशन। एंड द चेयरमैन ऑफ पीएसी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। एस्टीमेट कमेटी के अंदर टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, वो लोकसभा के अंदर होते हैं। चेयरमैन पोस्ट इज गिवन टू द रूलिंग पार्टी, और इसका काम होता है टू एग्जामिन बजट एस्टीमेट्स। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, अगेन इसके अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा, एंड चेयरमैन पोजीशन इज अगेन गिवन टू अपोजिशन पार्टी। तो ये तो सारी हो गई स्टैंडिंग कमेटी, जो परमानेंट कमेटीज हैं, जो सालों भर रहती हैं पार्लियामेंट के अंदर।
कुछ एडहॉक कमिटीज़ भी होती हैं, टेम्पोररी कमिटी, जिसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, वापस उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है जब उसका पर्पस कंप्लीट हो जाए। एडहॉक कमिटीज़ देखो दो तरह की होती हैं, इंक्वायरी कमिटी एंड एडवाइजरी कमिटी। इंक्वायर, स्टैंडिंग कमिटी टू इंक्वायर एंड एडहॉक इंक्वायरी कमिटी, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक था स्टैंडिंग कमिटी टू इंक्वायर, वो अलग है, और ये है एडहॉक इंक्वायरी कमिटी। पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो आपको पता है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जजेज को इम्पीच किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, हाई कोर्ट के जजेज को इम्पीच किया जा सकता है, प्रेसिडेंट तक को इम्पीच किया जा सकता है। लेकिन इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस है कि उनको हटाने से पहले एक प्रॉपर रिजोल्यूशन पास किया जाना होगा लोकसभा से और राज्यसभा से। तो रिजोल्यूशन पास करने से पहले एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है। जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट के ऊपर एक एलिगेशन लगा है कि ही हैज़ ब्रीच्ड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, और वो इंक्वायरी कमेटी का काम होगा ये स्टडी करना कि प्रेसिडेंट ने क्या सच में कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया है या नहीं। और अगर उस इंक्वायरी कमेटी को लगता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को सच में प्रेसिडेंट ने ब्रीच किया है, तो फिर वो रिकमेंड करेगा कि ठीक है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हम लोग इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काम होता है इंक्वायरी कमेटी का, ये टेम्पोररी होती है नेचर से। आप समझ रहे हैं अगर किसी का भी रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम में इस इंक्वायरी कमेटी को बनाया जाता है, अदरवाइज इंक्वायरी कमेटी इन जनरल होती नहीं है। सो इट इज़ एन एडहॉक कमेटी। और दूसरा होता है एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी का काम होता है कि किसी स्पेशल मैटर पे वो एडवाइज़ करे पार्लियामेंट को, और ये भी टेम्पोररी पर्पस से बनाया जाता है अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आ गई तो। अभी एडवाइजरी कमेटी दो तरह की होती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जहाँ पे दोनों ही हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी। या एक सेलेक्ट कमेटी होती है, सेलेक्ट कमेटी में किसी एक पर्टिकुलर हाउस के, राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी हो सकती है जो राज्यसभा को एडवाइज़ करेगी, या लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी हो सकती है जो लोकसभा को एडवाइज़ करेगी। सो इन दिस सेलेक्ट कमेटी मेंबर्स आर फ्रॉम वन हाउस ओनली। और एक बिल को, जब एक बिल लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पे भी डिस्कशन हो रहा है, इसको पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास भेजने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट, अगर मिनिस्टर, जिस मिनिस्टर ने इस बिल को रखा है वो मिनिस्टर खुद ही बोले कि इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को रेफ़र किया जाना चाहिए, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा। अदरवाइज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा के अंदर जो स्पीकर हैं या राज्यसभा के अंदर चेयरमैन है, अगर वो फैसला लेते हैं कि दिस शुड बी सेंट टू पार्लियामेंट्री कमेटी, देन इट इज़ सेंट टू पार्लियामेंट्री कमेटी। या तो फिर अगर बिल एक हाउस से पास हो चुका है और दूसरे हाउस ने रिजोल्यूशन पास किया कि वो इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना चाहते हैं, देन इट कैन बी गिवन टू सेलेक्ट कमेटी ऑफ दैट हाउस। सेलेक्ट कमेटी मतलब उस पर्टिकुलर हाउस की बनाई हुई कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। इस केस में यही हो रहा है। देखो अब पर्टिकुलर केस में आ जाते हैं। एग्रीकल्चरल बिल लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा में तो वैसे भी मेजॉरिटी है रूलिंग पार्टी को, तभी तो वो लोग रूलिंग में हैं। फिर राज्यसभा के अंदर बहुत सारे अपोजिशन वालों ने अपोज किया कि नहीं, हम आप इस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक एडवाइजरी कमेटी बैठे, और एडवाइजरी कमेटी ऑफ सेलेक्ट कमेटी टाइप ऑफ राज्यसभा, उसके लिए एक रिजोल्यूशन पास किया जाना था। तभी अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता तभी जाकर के ये तीनों बिल्स को उस सेलेक्ट एडवाइजरी कमेटी ऑफ राज्यसभा को दिया जा सकता था, लेकिन वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। इस कारण से ये जो बिल है एग्रीकल्चरल बिल्स, दे वर नॉट रेफर्ड टू सेलेक्ट एडवाइजरी कमेटी ऑफ राज्यसभा। तो ये तीसरा प्रोसेस लेने की कोशिश की थी अपोजिशन लीडर्स ने राज्यसभा के अंदर, ताकि ये जो एग्रीकल्चरल बिल्स हैं इनको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about International Day of Peace. This topic is important from our syllabus paper 5 ethics and integrity. उसमें भी the subtopic teachings of great moral thinkers. तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कौन सी moral thinking है। देखो, हर साल 21 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसको इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की तरह मनाया जा रहा है वे बैक फ्रॉम 1981। जिस 1981 में पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास करके कहा था कि इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की तरह मनाया जाएगा। फिर 2001 में एक और रिजोल्यूशन पास किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और उसने कहा उसके बाद से कि 21 सितंबर को कम से कम नॉन वायलेंस डे मनाया जाएगा, सीज फायर डे मनाया जाएगा। मतलब दुनिया में अगर कहीं कोई वॉर भी चल रही है, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, तो कम से
से कम 21 सितंबर को तो कोई लड़ाई नहीं होगी। इट विल बी अ सीज फायर ऑन 21 सितंबर। और ये जो 2020 का 21 सितंबर वर्ल्ड पीस डे हम मना रहे हैं, इसका थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। अभी देखो, इस पीस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कोट आया था जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेफ़र किया है इस 2020 में इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट करते वक्त। वो कोट है महात्मा गांधी का, देयर इज़ नो पाथ टू पीस, पीस इज़ द पाथ। ये कोट आपको याद रखना है क्योंकि ये कोट इस साल इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको रेफ़र किया है वाइल सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल पीस डे। तो सीधा सीधा ये एथिक्स पेपर में उठ के आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, एथिक्स पेपर में अगर आपने पेपर देखा हो, पेपर 5 यूपीएससी का अभी तक, अब एपीएससी में भी एथिक्स आने वाला है, तो आप देखेंगे कि कई दफ़ा जो थिंकर्स हैं उनके कोट सीधे सीधे उठ के आ जाते हैं। आपको उस कोट को एनालाइज करना होता है कि इसका मतलब क्या है। तो इस साल मुझे लगता है कि ये कोट इंपॉर्टेंट है और ये सीधा सीधा उठ के आ सकता है, दैट देयर इज़ नो पाथ टू पीस, पीस इज़ द पाथ। अब इसको आपको एनालाइज करना होगा डिटेल में। यहाँ पे मैं खाली आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं हो सकता जिसको फॉलो करके हम पीस को अचीव कर सकें। पीस इज़ नॉट एन एंड, पीस इज़ मीडियम, पीस इज़ प्रोसेस। जब तक हम पीस को नहीं अपनाएंगे, जब तक हम शांति को नहीं अपनाएंगे, हम किसी भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। पीस इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, पीस इज़ अ मीडियम। और हमें उस मीडियम को अचीव, उस मीडियम में एंटर करना होगा, पहले हमें उस मीडियम को फॉलो करना होगा। यानी कि सरल शब्दों में, अगर दुनिया में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी टेंशन है, तो सबसे पहले वी मस्ट अग्री टू पीस, देन ओनली वी कैन फाइंड अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं हो सकता, देयर कैन बी नो पाथ टू पीस, पीस इज पाथ इन इटसेल्फ। ये अपने आप में एक सस्टेनेबल एंड है। अब जरा समझते हैं, इसी आर्टिकल में ये भी दिया है कि ये जो डव होता है, जो वाइट पिजन होता है डव, उसको सिंबल ऑफ पीस क्यों माना जाता है। हो सकता है कि हमसे पीटी एग्जाम में पूछ ले कि वाई डव इज कंसिडर टू बी सिंबल ऑफ पीस। तो देखो, डव इज कंसिडर टू बी सिंबल ऑफ पीस बिकॉज एक पोर्ट्रेट बनाया था, एक इमेज बनाया था पिकासो ने। मॉडर्न टाइम्स के सबसे बड़े पेंटर हैं, आप जानते हैं पिकासो को। और उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, एक इमेज बनाया था पिकासो ने। उस पोर्ट्रेट का नाम दिया था उन्होंने डव ऑफ पीस। इस तरह का एक इमेज बनाया था उन्होंने, और ये इमेज फिर काफ़ी फेमस हुआ। इस इमेज का नाम उन्होंने दिया था डव ऑफ पीस। और वापस से जब 1949 में जब एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस के अंदर, तो उसमें इसको ही मास्कट रखा गया था, पिकासो के इस इमेज को ही मास्कट की तरह यूज किया गया था। तब से डव को पीस का एक मास्कट माना जाता है, या पीस का एक रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, जो वाइट पिजन होता है। उसके अलावा ग्रीक माइथोलॉजी में भी जो वाइट पिजन होता है या डव होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सिंबल ऑफ लव एंड रिन्यूअल ऑफ लाइफ। हो सकता है कि आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में सीधा सीधा पूछ ले, द फेमस डव ऑफ पीस पोर्ट्रेट हैज़ बीन ड्रॉन बाय हुम। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाई डव इज कंसिडर्ड टू बी सिंबल ऑफ पीस। आई होप आप इन दोनों ही सवालों का अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। The next article is taken from national segment. It is about Foreign Contribution Regulation Bill 2020. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सो देखो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसको मैं डिटेल में करा चुका हूँ। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो डिटेल एनालिसिस है उसको मैं 7 सितंबर, इसी मंथ के 7 सितंबर 2020 के एनालिसिस में बता चुका हूँ। आज उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन हुई है। तो पहले एक बार ब्रीफली फिर रिवाइज कर लेते हैं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता क्या है। देखो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के मदद से, ये कानून है ऑफकोर्स, और इस कानून की मदद से जो विदेशों से पैसा हमारे देश में आता है, इंडिविजुअल्स को या फिर किसी कंपनी को या एनजीओज को, उसको रेगुलेट किया जाता है। और ये लॉ पहली बार पास किया गया था 1976 में, इसको अमेंड किया गया था 2010 में, और वापस से इसको एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल ला करके 2020 में अमेंड किया जा रहा है। इसको, इस लॉ का ज़रूरत क्यों है, वाई दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इज़ नीडेड, वो भी ज़रा समझ लेते हैं। देखो, ये कोई फॉरेन कंट्रीब्यूटर है, मान लो यूएस में बैठा है, रसिया में बैठा है, ये फॉरेन कंट्रीब्यूटर है। ये इंडिया में किसी एनजीओ को फंड दे रहा है, डॉलर दे रहा है। अब हमें भारत सरकार को ये ध्यान से देखना होगा कि आखिर ये एनजीओ को किस काम से फंड दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि फॉरेन में बैठे कोई एजेंसी, कोई कंपनी, कोई प्राइवेट एंटिटी या इवन गवर्नमेंट एजेंसी
इंडिया के अंदर किसी एनजीओ को या इंडिविजुअल को फंड दे ताकि इंडिया के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, इंडिया में डेवलपमेंटल प्रोसेस को रोका जाए। तो ये हमेशा डर बना रहता है कि अगर बाहर से कोई पैसा आ रहा है, बाहर से कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा है, इंडिविजुअल को फंड कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फंडिंग से हमारे देश के किसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को हैम्पर हो रहा है, डेवलपमेंटल प्रोसेस को हैम्पर हो रहा है, या ओवरऑल सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है। कुछ भी हो सकता है। अब पाकिस्तान के बैठे टेररिस्ट वो भी तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और वो इंडिया में किसी टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग कर सकते हैं, तो वो सबको कंट्रोल किया जाता है अंडर दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मैंने 7 सितंबर वाले एनालिसिस में आपको ग्रीन पीस का एग्जांपल बताया था, कैसे ग्रीन पीस एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसको फॉरेन से यूएस से फंडिंग मिल रही थी ताकि इंडिया के अंदर जो कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उसको हॉल्ट करा दिया जाए, उसको रुकवा दिया जाए, उसको बंद करा दिया जाए, और ये कह के कि कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से इन्वायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में उनका पर्पस कुछ और था। उनका ऑब्जेक्टिव था, यूएस से फंडिंग आ रही थी ताकि इस कुदानकुलम प्रोजेक्ट को इंडिया में रोक दिया जाए, लेकिन वो नाम ले रहे थे इन्वायरमेंट का। तो इन सब कारणों से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है। अब आज का न्यूज़ क्या है, व्हाट इज टुडेज न्यूज़? भारत सरकार ने एक रेगुलेशन बिल रखा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर समझ लेते हैं। ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया इसके इंपॉर्टेंट फीचर समझ लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है दैट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट सीक टू बार पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंडिंग। तो अब कोई भी पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे अगर आप एथिक्स पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। कई दफ़ा एथिक्स में इस तरह का केस स्टडी आ जाता है जब बोला जाता है कि आप पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, और एक जगह फ्लड आ गई है और एक फॉरेन की एजेंसी है वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है, आप क्या फ़ंड लेंगे नहीं लेंगे, इस तरह का होता है कभी कभार केस स्टडी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रेगुलेशन बिल नाउ पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट रिसीव फॉरेन फंडिंग। तो आप ये नहीं लिख सकते कि यू कैन रिसीव फॉरेन फंडिंग बिकॉज दैट विल नाउ बी एन इलीगल एक्टिविटी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस न्यू अमेंडमेंट बिल का, दैट आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी। तो मैंने जैसे बताया कि कई सारे एनजीओ हमारे देश में बैठ करके फॉरेन से फंडिंग लेते हैं और हमारे देश में ही हमारे देश के लिए खतरा क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करते हैं या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को हैम्पर करते हैं। तो अब भारत सरकार ने क्या किया है कि सारे एनजीओ जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, उनके जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं, मतलब एनजीओ को चलाने वाले जितने भी ओनर्स हैं, उन सब के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया कि उनको आधार कार्ड का नंबर भारत सरकार के साथ शेयर करना है। जो लोग भी एनजीओ चलाते हैं, जो भी ऑफिस बियरर्स हैं, सबको अपना अपना आधार नंबर भारत सरकार के साथ शेयर करना है ताकि भारत सरकार फॉलो कर सके कि ये लोग की जो भी फंडिंग आ रही है वो कौन कौन से चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। और इन सब की मदद से व्हाट इज़ द नीड ऑफ द बिल, विथ हेल्प ऑफ दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इंश्योर कि जो ये एनजीओज हैं जिस पर्पस से ये फंड ले रहे हैं आखिर उसी पर्पस में वो फंड का इस्तेमाल हो। अदरवाइज ये भी थ्रेट्स हो रहा है कि फंड लेते हैं ये लोग बाहर से इन द नेम ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन द नेम ऑफ चाइल्ड सपोर्ट, और उस फंड का इस्तेमाल करते हैं टेररिज्म फैलाने में। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए ये बिल काम आएगा, ये आधार कार्ड का प्रोविज़न काम आएगा। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC prelims, topic number 34 is about Titaborh town. Titaborh has become the first zero waste town in Assam. As per national standard, if any town is able to process 80% of the waste it produces, then it is called zero waste town. Please attempt this question that is based on topic number 34. Topic number 35 is about Sampriti 9. It is joint military exercise between India and Bangladesh. Please attempt this question that is based on topic number 35. Topic number 36 is about Lui Ni Gai Festival. It is a seed sowing festival of Naga tribes in Manipur. This year it was celebrated under the theme Oneness Through Culture at Ukhrul district of Manipur. Please attempt this question that is based on topic number 36. This is the answer of question number 31 to 33 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो मैंने 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए थे उनका आंसर एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, इस जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। द वर्ल्ड बैम्बू डे का थीम है इस साल बैम्बू नाउ, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं, आसाम इज इंडियाज लार्जेस्ट bamboo producer state. So only first statement is true, so the correct option will be option A. Second question was this regarding basmati rice. So basmati rice is known for its short grain and aromatic nature. Of course first statement is true, but basmati rice is grown in India and Pakistan only, it is not grown in China. Again that is why first statement is true and the right option will be option A.
जो तीसरा क्वेश्चन था इट वाज रिगार्डिंग स्पाइस प्लस पोर्टल, एंड हमने कल ही देखा था स्पाइस प्लस पोर्टल इज फॉर ऑनलाइन क्लियरेंसेज ऑफ ओपनिंग न्यू बिजनेसेस इन इंडिया. दैट इज वाई अगेन द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, only A. That's all from our side for today. Thanks for watching.